सो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एक्चुअली हमारे लिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन नॉट एग्जिस्ट इफ देयर इज नो फ्लक्स, बट व्हाट एक्चुअली द फ्लक्स इज, राइट। ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, राइट, और ये कैसे, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, राइट, और क्या ये काम करती है। ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, दिस इज माय वेबसाइट, you can go over here into the notes column, okay, and from here you will get my notes absolutely free, डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं जो कंसेप्ट्स आपको बताता हूँ उसके साथ आप मैच अप करके न्यूमेरिकल वगैरह सब कर सकते हैं, राइट। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम आपको ऑलरेडी कराते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। तो लास्ट सेशन में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको लाइन चार्जेस के बारे में, सरफेस चार्जेस के बारे में। आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये फ्लक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ व्हाट इज दिस फ्लक्स बेसिकली? नाउ दिस फ्लक्स इज बेसिकली अ फाई, राइट। तो हमने बहुत 10th से पढ़ते आ रहे लाइन ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। बट सवाल ये होती है कि हमारी थोड़ी सी याद कीजिए, चुंबक से आपको ज़्यादा अच्छा याद आएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देयर विल बी लाइन ऑफ फोर्सेज समथिंग लाइक दिस, यू सी। और अब क्या करते हैं हम ना, इन लाइन ऑफ फोर्सेज को एक बंडल बनाते हैं, राइट, एक बंडल बनाते हैं, एज इफ सबको इकट्ठा कर दिया हमने और एक बंडल बना दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दैट पर्टिकुलर बंडल हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, दैट्स द बिग थिंग, राइट। सो कितनी उसके अंदर में फ्लक्स है, लाइन्स है। सो वो जो कलेक्शन है, राइट, सो दिस इज द कलेक्शन बेसिकली, सो दिस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, सो लाइन ऑफ फोर्सेस, सो कलेक्शन है ये लाइन ऑफ फोर्सेस के, जितने भी हैं हमारे पास लाइन ऑफ फोर्सेस उस पर्टिकुलर जगह पे कितनी है, एंड दैट इज व्हाट इज बेसिकली फ्लक्स। तो बहुत होते हैं ऐसे, राइट, लाइन ऑफ फोर्सेस, राइट, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के साथ हम एनालिसिस करते हैं और इसकी यूनिट जो है कितनी है, सो दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेबर, WEBER, एंड वी राइट इट एज WB, राइट, वेबर, शॉर्टर फॉर्म, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, राइट, वेबर के फॉर्म में है और सबको एक साथ इकट्ठा किए हैं आप। ओके, लेट मी गिव यू एन डेटा, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे भी। आई थिंक इट इज 10 to the power 8 विच इज इक्वल टू 1 वेबर, राइट। सो दैट मीन्स 10 to the power 8 लाइन ऑफ फोर्सेस, सो लाइन ऑफ फोर्सेस 10 to the power 8 का बंडल बनाए आप, राइट। इतने सारे क्या कहते हैं वो लाइन ऑफ फोर्सेस को एक साथ जमा करके एक बंडल बनाए और उस बंडल को बेसिकली हम बोलते हैं 1 वेबर। नाउ दिस इज अ वेरी बिग वैल्यू, 10 to the power 8, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसलिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे वेबर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो बहुत कम होती है, मिलीज में आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड द रीजन फॉर दिस इज 10 to the power 8 इज अ very large value, but you do check it is 10 to the power 8 or 10 to the power 10 or something like that, but it's a big value I tell you, right. So इतने lines मिलके 1 वेबर बनती हैं, right। और इस तरह से मेरे पास ये फ्लक्स का एक बेसिक कंसेप्ट होती है, लेकिन इस फ्लक्स को एनालिसिस मैथमेटिकली कैसे किया जाए, दैट्स द बिग थिंग, एंड व्हाट वी फाइंड इज we will say this as flux phi is equal to B dot A. So another way of saying दिस अ मैग्नेटिक फील्ड B, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इट इज E। सो दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों ही फ्लक्स बनाती हैं, सिर्फ फर्क ये हो जाती है उनकी नोटेशन में। सो व्हेन एवर यू टॉक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इट्स B डॉट A, एंड व्हेन एवर यू टॉक ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इट इज E डॉट, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो हमारे लिए वो E होती है, राइट। और कुछ इस तरह से मेरे पास E आती है और B आती है, राइट, मैग्नेट का केस में, बट वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। Okay, so you can say my E to be as flux per unit area, okay, so this can also be written in this way, right। और इस A के जगह पे हम flux is equal to E dot S भी लिखते हैं कभी कभी, right, या फिर DS भी लिखते हैं। And if you take an elementary section, so DS is D phi is equal to E dot DS, you write it in this way and integrate it, so flux can also be expressed as E dot DS, राइट। और यहीं से आपकी एक लॉ जन्म लेती है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ गॉश लॉ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ गॉश लॉ। एंड इंटरेस्टिंगली आपको मैं और एक चीज बता दूं, अगर E डॉट A है और दोनों ही वेक्टर है तो फ्लक्स इज डेफिनेटली अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी होगा आपका फ्लक्स डेफिनेटली, एंड मोर ओवर दिस फ्लक्स, राइट, will be also dependent on another parameter, hold on, that will be dependent on another parameter, and that is E dot A, dot not dot A but rather magnitude दे तो और अच्छी बात है, cos theta, so it's an angle between A and E,
by S and E, that will give you the angle theta. And वही जो theta है हमारे लिए, right, वो theta हमारा बहुत काम का होगा, right, because it's the angle between E and A. So this is what happens, E and A. It's an angle between क्या कहते हैं, electric field and the area vector. But the thing is, how do you calculate this area vector? Now ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जरा मैं आपको बता दूं. जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास सपोज कीजिए एक क्यूब है, right? This is the cube, a cube or cuboid, whatever you take. Okay. Suppose this is 2, this is 3. Height might be suppose 5. Now this cube has 6. This cube has 6 surface areas: top, bottom, right hand side, left hand side, front and back. 6 sides it has got. Right. Now if it has got 6 sides, the interesting thing is that the front part. Look at the front part. The front part and the back part are the same. And that is the area of 5 into 2, 10. So सामने वाले को मैं अगर बोलता हूँ कि भैया 10 ले लो आप, तो उसको समझ में नहीं आएगा 10 कहाँ का 10 लो सर, उस क्यूबॉइड का सामने वाला हिस्सा या पीछे वाला हिस्सा, फ्रंट और बैक. Similarly, the same confusion may arise if I say कि same confusion might arise if I say कि I'm going to talk of this side and this is 5 into 3, the area is 15. But the area also on the left hand side is also 15. So there is a big confusion now. Right? There is 15. So whether I am talking of the right hand side or whether I am talking of the left hand side, that's the big thing. और इसलिए एक एरिया वेक्टर जन्म लेती हैं. एक क्यूबॉइड के अंदर में 6 सरफेस रहती हैं. हर एक सरफेस को हम अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं और इस डिफाइन को करने के लिए मुझे ना एक्सिस का मदद लेना पड़ता है, एंड दैट इज एक्स वाई जेड. अब कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जस्ट अपने हैंड को ऐसे रख के ना इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस. ओके, मेक अ थम्स अप, कुछ ऐसा थम्स अप करके उस सरफेस के ऊपर रख देते हैं. और जैसे आप उसको सरफेस के ऊपर रखेंगे ना, योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. सपोज इफ आई वांट टू गो फॉर दिस वन, राइट, ध्यान से देखिएगा, इफ आई वांट टू गो फॉर दिस वन एंड इफ आई एम टॉकिंग ऑफ दिस टॉप एरिया, नाउ लिसन टू दिस, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ दिस टॉप एरिया, so whatever area it might be, A. But the big thing is, if you make a thumbs up and put it over here, your thumb will indicate in the Z direction. Your thumb will indicate in the Z direction, and I will put it in this way. Sir, this is my Z cap. Immediately, once we say कि अच्छा ये पॉजिटिव का Z cap है ऊपर की तरफ, लेकिन ठीक उतना ही एरिया तो मेरे नीचे की तरफ भी था. सर बॉटम पार्ट, सर बॉटम पार्ट, and bottom part is again area A. Area remains same, but now this is bottom. How will do that? तो सरफेस में क्या करूंगा, फिर से एक थम्स अप बनाऊंगा ऐसे फोल्ड करके, और अब मैं उसको बॉटम में रख दूंगा. सो ये जब मैं बॉटम में रखूंगा, सो व्हेन आई पुट इट इन द बॉटम, देन माय फिंगर पॉइंट्स व्हाट, सर डाउनवर्ड, एंड दिस इज व्हाट इज माय सर जेड कैप माइनस. नाउ लुक एट दिस, दिस इज माइनस. Exactly in the same way, whatever area you have got on the on this direction, you have taken this as y. So this is my A. You can put it A or AY. Along with that, your y matlab J cap, right? Y matlab kya? J cap. Sometimes you use this convention also. Chalega. AY cap. And the other side is minus of AY, minus of AY J cap. So y minus, because you have kept your pair. If you put it in the side, right, your thumb will point towards the negative direction of y. So it is as simple as this, but the only thing is you need to understand, you can't do Gauss law if you don't have the concept of area vectors, right? That is what is A. So बड़ा simple सा बात है, ऐसा अपना हाथ करने का, मुट्ठी बनाने का है, and you put it on the surface, your thumb will always indicate the direction of the flux, right? Direction of the area vector. Your thumb will always indicate the direction of the area vector. So इस तरह से मेरे पास ये concept आती है कि कैसे हम इस flux को implement करते हैं. So the bottom line is flux is equal to B dot A. So vector into vector, it's a scalar, or B dot A cos theta. This is it. So if you have a B vector, if you want to look at the figure of it, so if you have a B vector, something which is nothing but your B or E, better to write E, right, in case of an electric field. So if you write it E, then what happens is, let us place a plane. So if I place a plane, right, so the angle between this plane, and the vector is not my theta, mind it. This theta is what? Theta is the unit vector. So from here I will draw a 90 degree from the surface, and this is what my thumb indicates, this 90 degree.
सो आप इस एंगल के साथ इसको देखेंगे और ये जो मेरी एंगल बनेगी ना सर, ये जो एंगल बनती है एरिया वेक्टर के साथ ds dA और E के साथ जो एंगल बनेगी, सो द एंगल बिटवीन E एंड योर A by S whatever you say is actually my थीटा. सो ये जो आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको सरफेस के साथ एंगल को मेजर करते हैं. नहीं, सरफेस के साथ नहीं, उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकलिएगा, राइट. एरिया वेक्टर जिसको आप बोलते हैं, जिसको मैंने अभी आपको सिखाया, एरिया वेक्टर निकालिएगा और एरिया वेक्टर के साथ हमेशा ई को देखिएगा, नॉट विद द सरफेस. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सरफेस. सरफेस को देख के सिर्फ एरिया वेक्टर निकालिएगा. एरिया वेक्टर और ई के बीच में जो एंगल होती है वो थीटा होती है. और अब जब आपकी ये कंसेप्ट क्लियर है तभी आप गॉस लॉ में जाएं, वरना बिल्कुल गॉस लॉ में मत जाएं आप. ठीक है. सो नेक्स्ट सेशन में हम जरूर गॉस लॉ डिस्कस करेंगे. ओके.